हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 2 चल रहा है अपना विश्व जनसंख्या से संबंधित, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं वितरण, घनत्व और वृद्धि। लेसन नंबर 2 डालेंगे। ये लेसन जो है हमारे विश्व की जनसंख्या से संबंधित है, जिसमें हमें पढ़ना है विश्व जनसंख्या का वितरण मतलब फैलाव किस प्रकार से होता है, घनत्व क्या है और जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से बढ़ती है, इसके बारे में अध्ययन हमें करना है। आज का जो टॉपिक है वो है विश्व जनसंख्या का वितरण। अब पहले तो वितरण का अर्थ समझ लीजिए कि वितरण का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है जनसंख्या का फैलाव। ठीक है, लिखेंगे विश्व जनसंख्या वितरण का तात्पर्य, और तात्पर्य से मतलब है जनसंख्या का फैलाव। ठीक है, मतलब यह कि कहीं पर भी जनसंख्या एक जैसी नहीं होती, कहीं पर ज्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है। जैसे कि विश्व की जनसंख्या का 90% भाग 10% भूमि पर निवास करती है, जबकि 90% स्थल भाग खाली पड़े हैं, वहां पर 10% जनसंख्या निवास करती है। मतलब एक ऐसी जमीन जहां पर लोग बहुत है पर जमीन कम है, एक ऐसी जमीन जहां पर जमीन बहुत है लेकिन लोग कम है। तो ये स्थिति जो होती है वो जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करती है। इसको मेंशन कर लेंगे अपन। विश्व जनसंख्या का 90% भाग 10% स्थल भाग पर निवास करती है। मतलब ये कि संख्या ज्यादा लेकिन जमीन कम। वह 90% स्थल भाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, मतलब ये कि जमीन अधिक है लेकिन लोग कम हैं। अब उदाहरण कहां का दूं मैं आपको, जैसे कि एशिया। अब एशिया में चीन और भारत को देख लीजिए, जनसंख्या ज्यादा है लेकिन जमीन कम है। और अगर मैं बात करूं, ये तो कंडीशन ऊपर वाली हो गई, 90% जनसंख्या एक जगह निवास करती है मतलब जमीन कम है, और 90% स्थल भाग खाली पड़े। जैसे कि आप पोल्स वाले एरिया में चले जाइए, ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, वहां पे जमीन तो बहुत है लेकिन लोग कम निवास करते हैं। मतलब ये कि ये स्थिति जो बता रही है वो कौन सी स्थिति को बता रही है। देखिए, विश्व की जनसंख्या कैसी कंडीशन में है, असमान रूप से फैली है, एक जैसी कंडीशन नहीं है, असमान रूप से जनसंख्या फैली हुई है। उदाहरण के तौर पर कहां का उदाहरण दें अपन, एशिया महाद्वीप का। जैसे कि एशिया महाद्वीप पर, अब एशिया महाद्वीप के ऊपर क्या देखोगे आप, जनसंख्या अधिक है, ठीक है, और जमीन कम है। हम कह सकते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थान ऐसे हैं जहां पर लोग कम, ठीक है, लोग तो है कम, और स्थान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जमीन है ज्यादा। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पर जमीन है कम और लोग हैं ज्यादा। जैसे कि एशिया महाद्वीप का उदाहरण है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों के ऊपर लोग कम रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। मतलब अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। तो ये एशिया का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हो गया। लिख देंगे इसको हम, एशिया महाद्वीप पर कम स्थानों पर अधिक जनसंख्या, व अधिक स्थानों पर कम जनसंख्या निवास करती है। और ये एक असमान जनसंख्या के प्रतिरूप को भी दर्शाती है। अब ये कंडीशन क्यों है, ये जो मैं बता रहा हूं कि एक जैसी कंडीशन नहीं है, उसका कारण है, वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन से कारक है जिसकी वजह से कहीं पर जनसंख्या ज्यादा मिलती है तो कहीं पर जनसंख्या कम मिलती है। टॉपिक डाल लेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब वो कारक सुनिए,
देखिए, सबसे पहला कारक है भौगोलिक कारक, ठीक है। दूसरा जो कारक है वो महत्वपूर्ण है, आर्थिक कारक। और तीसरा जो कारक है वो है सामाजिक व धार्मिक कारक। ये 3 कारक है जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। यही 3 कारण होते हैं जिससे जनसंख्या कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम होता है। सबसे पहला टॉपिक डाल लेंगे हम, भौगोलिक कारक। अब देखिए, भौगोलिक कारक में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि जल की उपलब्धता, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है भू आकृति, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है, जो कि भौगोलिक स्थिति को प्रदर्शित करता है, वो है जलवायु। और चौथे नंबर पे है मृदाएं। ये 4 कारक है आपके, जो कि भौगोलिक कारक से संबंधित है, जो कि जनसंख्या को इधर उधर करने में सहयोग करता है, मतलब कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम करता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हम देख लेंगे, जल की उपलब्धता। अब सीधा सिंपल सी बात है, जल ही जीवन है, बिना जल के कुछ भी नहीं है। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जल का जो उपयोग होता है वो पीने में, नहाने में, भोजन बनाने में, पशुपालन में, मत्स्य उत्पादन में, उद्योगों में, नौ संचालकों में, कहीं पर भी हो सकता है। पानी का उपयोग जहां पर अच्छे ढंग से अगर पानी मिल जाए, मीठा पानी मिल जाए, तो ये मान लीजिए जनसंख्या उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नदी घाटी जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर विश्व की सबसे सघन जनजात मतलब लोग निवास करते हैं। मतलब जहां पर नदी घाटी मतलब नदियों के द्वारा जो पानी आता है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। तो मतलब जल की उपलब्धता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। इसको मेंशन कर देंगे और इसके अंदर क्या लिखना है, देखिए, जल ही जीवन है, ठीक है। लोग उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से मिल जाए। जल का उपयोग पीने, भोजन बनाने, नहाने, पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, उद्योगों आदि में किया जाता है, ठीक है। मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि जल कितना इंपॉर्टेंट होता है जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करने के अंदर, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर डाल देता हूं मैं, उदाहरण, नदी घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों करती है? क्योंकि इन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इस वजह से यहां पर सघन जनसंख्या मिलती है। चलिए, यहां तक आपके समझ में आ गया हो कि भौगोलिक कारक के अंदर जल की उपलब्धता किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, जो कि जनसंख्या को फैलाव में, वितरण में एक अहम योगदान प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं भू आकृति। पहला पॉइंट कंप्लीट है अपना, अब बात करेंगे भू आकृति की। देखिए, भू आकृति का मतलब क्या होता है? भू आकृति का मतलब होता है समतल मैदान, या हम कह सकते हैं ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों से संबंधित। देखिए, लोग कहां निवास करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को महत्व देते हैं। मतलब बिल्कुल समतल भूभाग हो और मंद ढाल हो, वहीं पर लोग ज्यादा निवास करेंगे। अब क्यों करेंगे, सुन लीजिए। इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पर आसानी से तो आप फसल उत्पादित कर सकते हो, आप आसानी से सड़क बना सकते हो, उद्योगों का विकास भी ज्यादातर समतल मैदानों में ही होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ना तो परिवहन हो पाता है, ना ही विकास की स्थिति आगे बढ़ पाती है, मतलब अवरुद्ध जैसी कंडीशन पाई जाती है। यही कारण होता है कि आपके नदी मैदानी क्षेत्रों के जो भाग होते हैं, जैसे गंगा का मैदान है, वहां पर लोग ज्यादा निवास करते हैं, और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं, ठीक है। तो ये भू आकृति अहम बिंदु। इसमें लिखना क्या है, सुन लीजिए। लोग समतल मैदानों में
वे मंड ढालों में ज्यादा निवास करते हैं। ठीक है, क्योंकि समतल मैदान जो होते हैं, समतल मैदानों में एक तो फसल उत्पादन आप कर सकते हो, ठीक है, परिवहन का विकास आप कर सकते हो, उद्योगों का विकास आसानी से हो जाता है। ठीक है, आगे बात सर में। लेकिन जो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं, सुन लीजिए, पर्वतीय क्षेत्रों में विकास में अवरोध पैदा होता है। यही कारण होता है कि इन क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर विकास में अवरोध पैदा होने की वजह से यहां पे जनसंख्या कम निवास करती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अधिक बसावट, जबकि हिमालय क्षेत्रों में बसावट कम। आगे बात समझ में। यही कारण होता है आपके जनसंख्या की स्थिति को के वितरण में, यह अहम भूमिका है। समतल मैदान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है विकास की वजह से, जबकि पर्वतीय क्षेत्र दूरी बना के रखता है लोगों से, क्योंकि ये जो पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे विकास तो हो नहीं पाता, सड़कें बन नहीं पाती। यही कारण है कि जनसंख्या अधिकतर कहां पर निवास करेगी, समतल मैदानों में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु आता है अपना जलवायु। ठीक है, अब देखिए जलवायु वाला पॉइंट हम कहेंगे कि जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है, या हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्म वाला क्षेत्र है। मतलब एक तरीके से विषम जलवायु क्षेत्रों के अंदर लोग कम निवास करते हैं, जबकि सम जलवायु क्षेत्रों के अंदर लोग अधिक निवास करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सहन शक्ति जो होती है विषम जलवायु में लोग सह नहीं पाते। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पर लोग निवास थोड़ी करेंगे। लोग तो वहाँ निवास करेंगे जहाँ पर आप सम जलवायु, अच्छी बारिश हो रही है, गर्मी भी ठीक है, सर्दी भी ठीक है, और आपके जो कंडीशन, ये सहन शक्ति जिसे हम कह सकते हैं, लोग उसे सहन कर सके। जैसे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम सुगध जलवायु क्षेत्र हम कह सकते हैं, इसलिए वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। ठीक है, चलिए इसको मेंशन कर लेंगे। देखिए क्या लिखेंगे अपन इसमें, अधिक ठंड व अधिक गर्मी, अर्थात विषम जलवायु क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि सम जलवायु क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर डाल दीजिए भूमध्य सागर का, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सुखद जलवायु है, इसलिए यहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। कुल मिला के बात ये हो गई कि जहां पर जलवायु अनुकूल होती है लोगों के, वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी, और जहां पर जलवायु प्रतिकूल होते हैं लोगों को भगाने का काम करती है। भाई ज्यादा तो ठंड नहीं सहन कर सकते, ज्यादा गर्मी भी सहन नहीं होती, ज्यादा वर्षा भी सहन नहीं होती, तो लोग वहां निवास थोड़ी करेंगे, वहां से भाग जाएंगे, तो वहां पर जनसंख्या कम रहेगी। लेकिन अगर आपकी सुगध जलवायु है, आकर्षित करने वाली जलवायु है, तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। ठीक है, चलिए यहां तक उतार लीजिए, आपके 3 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा की। ठीक है, मृदा का टॉपिक डाल लीजिए और यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं मृदा की। अब सीधी सी बात है कि अगर उपजाऊ मृदा अगर कहीं पर होती है तो वो कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी करती है, लेकिन अगर उपजाऊ मृदा ना होती
तो वो क्षेत्र क्या उत्पादन के लिए सही है? नहीं है। मतलब उपजाऊ मृदा कृषि उत्पादन में अधिक उपयोगी है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले जो प्रदेश होते हैं वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं। यहां पर गहन कृषि जो होती है वो अधिक होती है, और कम उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि यहां पर उत्पादन की स्थिति बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसको मेंशन कर लेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए, उपजाऊ मृदा क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, आगे बात में, जहां पर उपजाऊ मृदा होती है वहां पर कृषि का उत्पादन क्या मिलेगा? आपको अधिक मिलेगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर उपजाऊ दोमट मिट्टी क्षेत्रों में जनसंख्या की बसावट अधिक है। आगे बात समझ में, क्यों है? क्योंकि वहां पर आपकी मिट्टी की वजह से उत्पादन अधिक है। क्यों? क्योंकि यहां पर गहन कृषि अधिक होती है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, और जो कम उपजाऊ मृदा होती है, कम उपजाऊ मृदा क्षेत्रों में उत्पादन कम, इसलिए जनसंख्या भी कम निवास करती है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको उतारना है। क्लियर? बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया। चलिए, ये अपना पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा पहला भौगोलिक कारक कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारक की, कि आर्थिक कारक कौन कौन से हैं जो कि जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दूर करने का काम भी करते हैं। तो टॉपिक डाल लेंगे आर्थिक कारक। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे अपन। देखिए, सेकंड पॉइंट डालेंगे आर्थिक कारक। अब मैं बता दूं आपको, आर्थिक कारक में 3 बिंदु इंपॉर्टेंट है। वो 3 बिंदु कौन से हैं? जैसे कि पहला है खनिज, ठीक है, दूसरा आपका नगरीकरण, और तीसरे नंबर पे आता है आपका औद्योगिकरण। ये 3 बिंदु आपके जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दूर भेजने का भी काम करते हैं। क्योंकि अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन वेल कंडीशन में है तो जनसंख्या खिंचेगी। अगर यही कंडीशन बिल्कुल पुअर कंडीशन में है, बेकार कंडीशन में है, तो जनसंख्या भाग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट डालेंगे अपन खनिज का। अब देखिए खनिज कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, सुन लीजिए। खनिजों का जो जमाव होता है, या कह सकते हैं निक्षेप होते हैं, वो उद्योगों को विकास के लिए या औद्योगिक गतिविधियों के कारण लोगों को रोजगार अधिक उत्पन्न करवाता है। जहां पर कुशल श्रमिक हो या अर्धकुशल श्रमिक हो, वहां पर आते रहते हैं, जिससे कि जनसंख्या वहां पे बढ़ती रहती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अफ्रीका का जो कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी जो है, इसका अच्छा उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पर खनिज है तो लोग वहां पर आते हैं, तो जनसंख्या का प्रभाव भी, दबाव भी, बसावट भी यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या, सुन लीजिए। खनिजों का जमाव उद्योगों के विकास में सहयोग करता है। उद्योग होंगे तो रोजगार होगा। यहां कुशल व अर्धकुशल श्रमिक होंगे, तो मतलब जनसंख्या ज्यादा होगी। उदाहरण के तौर पर अभी मैंने आपको उदाहरण बताया, कहां का उदाहरण बताया मैंने? अफ्रीका का कटंगा, अफ्रीका का कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या आपको ज्यादा मिलेगी। और क्यों मिलेगी? क्योंकि यहां पर खनिजों का जमाव क्या है? अधिक मात्रा में। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नगरीकरण की। देखिए, नगरीकरण हम इसलिए कहेंगे क्योंकि अब जहां पर नगर का विकास है तो मतलब लोगों को पूर्णतः सुविधाएं मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, वहां पर शिक्षा भी मिलेगी, बेहतर अवसर,
चिकित्सालय सुविधाएं, परिवहन, संचार, सब कुछ आपको बेहतर ढंग से मिलेगी। अब ये सारी सुविधाएं तो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो ग्रामीण जो लोग हैं वो शहरी लोगों की ओर प्रवासित होंगे, वहां से लोग निकल निकल के शहरों में आएंगे, तो नगरों का आकार बढ़ेगा, मतलब जनसंख्या एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। और वो कारण क्या रहा? नगरीकरण। आगे बात समझ लिखेंगे, नगरीकरण से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार सुविधाएं मिलती हैं, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। आगे बात समझ, लोग आकर्षित होंगे तो वहां पर जमाव अधिक होगा, ये हम कह सकते हैं। नगरों का आकार बढ़ेगा। आगे बात समझ, तो इस तरीके से जनसंख्या बढ़ने में नगरीकरण भी अहम भूमिका निभाता है, जिसके अंदर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार सुविधाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यही आकर्षण उस नगर के विकास का कारण बनती है, उसके आकार का विकास का कारण बनती है। तीसरा पॉइंट डालेंगे अपन, औद्योगिकरण। अब देखिए औद्योगिकरण किस प्रकार से जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए औद्योगिक जो पेटियां होती है वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम करती है और बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। इसमें कारखानों में जो श्रमिक होते हैं, कारखानों में श्रमिक हो सकते हैं, परिवहन चालक हो सकता है, दुकानदार हो सकता है, बैंक कर्मी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, ये सभी प्रकार की सेवाएं जो होती है वो सारी की सारी सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध या लोगों को मिलती है। उदाहरण के तौर पर जापान का कोबे ओसाका प्रदेश जो कि सघन बसा हुआ क्षेत्र है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकरण, समझ आई बात, लिखेंगे औद्योगिकरण से अधिक रोजगार पैदा होते हैं, जो लोगों को आकर्षित करते हैं। यहां श्रमिक, दुकानदार, परिवहन चालक, ये सारी सुविधाएं आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। डॉक्टर हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, आदि लाभ मिलते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया। कौन सा उदाहरण बताया मैंने? जापान का। जापान में एक क्षेत्र है वो है कोबे ओसाका प्रदेश। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अधिक बसावट वाला क्षेत्र है और उसका कारण एक ही है, वहां पर औद्योगिकरण अधिक है तो रोजगार के अवसर अधिक मिलते हैं, इसलिए लोग वहां पर खींचे चले जाते हैं और यही कारण होता है यहां पर जनसंख्या का दबाव जो है अधिक है। उदाहरण के तौर पर कोबे ओसाका प्रदेश जापान का अधिक बसावट वाला क्षेत्र है क्योंकि यहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं, और सभी प्रकार की सुविधाएं इसलिए क्योंकि यहां पर औद्योगिकरण है। तो खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसलिए जिन क्षेत्रों में ये वेल कंडीशन, मैंने आपको बताया पहले भी, अगर ये अच्छी कंडीशन में है तो यहां पर जनसंख्या ज्यादा मिलेगी, अगर ये बेकार स्थिति में है तो जनसंख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब हम तीसरे बिंदु पर चलते हैं, सामाजिक धार्मिक कारक। देखिए सामाजिक धार्मिक कारक क्या है? देखिए सामाजिक हो चाहे धार्मिक, जो महत्व होता है उसके कारण भी लोग अधिक आकर्षित होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा धार्मिक क्षेत्र होते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हिंदू धर्म के लोग वहीं पर निवास करेंगे जहां पर मंदिर होंगे। अब ये जो सामाजिक स्थिति होती है, धार्मिक स्थिति होती है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। लोग वहां से भी चले जाते हैं जहां पर सामाजिक या राजनीतिक अशांति हो। ठीक है, ये तो आकर्षित करते हैं, लेकिन अगर अशांति कंडीशन हो, लड़ाई झगड़े हैं, तो वहां से भी लोग चले जाते हैं। कई बार देखा होगा आपने, सरकार जो है लोगों को विरल स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित करती है, वहां पर बसाना चाहती है और ऐसे स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। लिख देंगे इसमें, क्या लिखेंगे? धार्मिक व सामाजिक कारक
लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि समाज का और धार्मिकता का एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, लोग वहां से चले जाते हैं जहां सामाजिक अशांति, राजनीतिक हिंसा होती है। मतलब लड़ाई झगड़े, अशांति कंडीशन भी लोगों को उस क्षेत्र से भगाने में मदद करती है। लेकिन सरकार के द्वारा किसी स्थान व शहर से बाहर बसावट के लिए प्रोत्साहन भी करती है। अगर मान लीजिए शहर के अंदर जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो सरकार क्या करती है, विरल स्थानों पर, विरल मतलब जहां पर जनसंख्या कम है, विरल स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित करती है। भाई यहां पर जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो आप खाली स्थानों पर जाकर रहिए, जिससे कि वहां पर दबाव कम हो सके। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो जनसंख्या के वितरण को एक महत्वपूर्ण योगदान, मतलब ये सारे के सारे बिंदु, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक धार्मिक कारक, ये जनसंख्या को कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम करने का कारण बनती है। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।